हाय, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कविता पढ़ के सुनाता हूँ। जस्ट 2 लाइन्स। পহিলগি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল অনুদিন বারল অবধিনা गेल नौसो रमन नहाम रमणी दुह मन मनोभव पेशलजनी। इस कविता के रचयिता है रामानंद राय, जगन्नाथ बल्लभ नाटकम के ऑथर तथा चैतन्य महाप्रभु के एक डिसिपल। पता है किस भाषा में है ये कविता? ब्रजबोली। एक और एग्जाम्पल, ये है मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। आपको लग रहा होगा कि ये बिहार के किसी राजा का होगा, लेकिन असल में यह है पाल डायनेस्टी के रूलर देवपाल की। मतलब आज जो हम एक दूसरे को शक के नजर से देखते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। हम लोगों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। बोंगो, ओड्रा, मिथिला, मगध, हम सब भाई भाई थे। आज भी आप देखोगे ईस्ट इंडिया के राज्यों में इतनी समानताएं हैं जितना तो साउथ इंडिया के स्टेट्स में भी नहीं है। फिर भी आप लोग गोदावरी के दक्षिण भाग के राज्यों को स्पेसिफिकली बुलाने के बजाय एक क्लास चढ़ करके बुलाते हो जस्ट बिकॉज उनका लैंग्वेजेस अनइंटेलिजिबल है। What are they talking about? I don't know. What? Aren't you Malayali? Yeah, but they're talking in Tamil. Isn't that basically the same language? No. माने आप एक गुजराती और एक मराठी बंदे को एक साथ वेस्ट इंडियन नहीं बोलोगे, लेकिन एक तेलुगु और एक कन्नडिगा को आप साउथ इंडियन जरूर बोलोगे। खैर छोड़ो ये सब। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था किस लैंडमास को हम नेशन कह सकते हैं। एक ह्यूज लैंडमास जहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर एथनिसिटी के लोग रहते हैं, या फिर कुछ छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जो सेम कल्चरल धरोहर से जुड़ा हो, जो कंप्लीट सोवरेन भी हो सकता है या दूसरे के अधीन भी रह सकता है। ये पूरा लैंडमास एक सिंगल गवर्नमेंट द्वारा भी गवर्न हो सकता है या सेवरल गवर्नमेंट्स द्वारा भी गवर्न हो सकता है, और जिसका कोई फिक्स्ड बॉर्डर नहीं होता। इसे ही नेशन कहते हैं। इस डेफिनेशन में ईस्ट इंडिया पूरी तरीके से फिट बैठ जाता है। शुक्र करो कि जस्टिस पार्टी, द्रविड़ कड़गम जैसा पार्टी यहाँ डेवलप नहीं हुआ, नहीं तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता भारत के इंटीग्रिटी के आगे। तो आज के वीडियो में हम भारत के मोस्ट अंडररेटेड पार्ट ईस्ट इंडिया में रहने वाले एथनिसिटीज के बीच के एक कॉमन कल्चरल लिंक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा कल्चर जो इस मल्टी एथनिक रीजन को एक सिंगल एंटिटी की तरह बांध के रखा है। ये भी बताएंगे कि इस कॉमनैलिटी के बेसिस पर अगर ये हिस्सा भारत से अलग हो जाता तो क्या होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो सारे इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के एंसेस्टर है वैदिक संस्कृत, लेकिन इनमें से अगर स्पेसिफिकली देखोगे तो सारे ईस्ट इंडियन लैंग्वेजेस के एंसेस्टर है मागधी प्राकृत। अगर आप जानना चाहते हो कि मागधी प्राकृत एग्जैक्टली कैसा था, तो हियर एन एग्जांपल फ्रॉम अभिज्ञान शाकुंतलम। मागधी प्राकृत लेटर बिकेम मागधी अप्रवंश, देन अबोहट्टो, एंड देन ये सारे लैंग्वेजेस के अर्लीस्ट फॉर्म्स। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 8 to 12th सेंचुरी एडी के बीच में कंपाइल्ड वज्रायण बुद्धिज्म पर बेस्ड एक लिटरेरी वर्क है चर्यापद। इसका भाषा है अबोहट्टो विद सम सौरासेनी प्राकृत इन्फ्लुएंस। इसे सारे ईस्ट इंडियन लैंग्वेजेस अपना अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क क्लेम करते हैं। मागधी प्राकृत के बच्चों में आपको शॉर्ट वावेल यानी अ का प्रिविलेज देखने को मिलेगा। शॉर्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अ बोलते वक्त अपने मुंह को आप जितना खोलते हो, अ बोलते वक्त कंपैरेटिवली मुंह को कम खोलना पड़ता है। लाइक खबर बिकम्स खबर, महा बिकम्स महा, सागर बिकम्स सागर। छुए द बदन की देखो न कटन की चादर बिछा दे मखल मोर खापुन हाथर पाकते तोर। इस साउंड का एक्चुअल नाम है ओपन मिड बैक राउंडेड वावेल। वैसे तो सारे इंडियन अक्षरों के एंसेस्टर है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, लेकिन इनमें से अगर स्पेसिफिकली देखें तो सारे ईस्ट इंडियन स्क्रिप्ट्स के एंसेस्टर है सिद्धम स्क्रिप्ट। नाउ दिस इज फॉर योर नॉलेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के 2 ही बेटों ने भारत के बाहर अपनी इन्फ्लुएंस को फैलाया था। साउथ ईस्ट एशिया में पल्लवा स्क्रिप्ट और ईस्ट एशिया में सिद्धम स्क्रिप्ट। मैथिल कोकिल विद्यापति जी केवल मिथिला तक सीमित नहीं थे, वे बंगाल, उड़ीसा, इवन असम में भी काफी प्रसिद्ध थे। खुद चैतन्य महाप्रभु विद्यापति जी से प्रभावित थे। तो उस समय पूरे बंगाल में तुर्कों का शासन था, लेकिन मिथिला रीजन में हिंदू किंग्स के पास सम एक्सटेंट तक सोवरेनिटी थी। तो अकॉर्डिंग टू सुकुमार सेन, इसी सेफगार्ड होने के कारण उस समय बंगाली स्टूडेंट्स नीति और न्याय शास्त्र सीखने के लिए मिथिला जाते थे। आते समय इन लोगों ने मिथिला के लोकल लिटरेचर और विद्यापति जी के पदावलियों को लेकर आए थे। विद्यापति जी के वर्क्स यहाँ के लोगों को इतना पसंद आया कि ये लोग अपने भाषा में मैथिली शब्द जोड़ के काव्य रचना करने लगे। ऐसे जन्म हुआ एक नया मिक्स्ड लैंग्वेज ब्रजबोली का। ब्रजबोली नाम इसीलिए पड़ा बिकॉज ये सब वर्क्स राधा कृष्णा के लीला पर आधारित होता था। इस ब्रजबोली भाषा का सबसे पहला प्रयोग किया था यशोराज खान ने, जो तत्कालीन बंगाली सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के एक ऑफिशियल थे। बंगाल के पैरेलल में असम में भी इस ब्रजबोली भाषा का डेवलपमेंट हो रहा था। ये हो रहा था इंडिपेंडेंटली बिकॉज क्लोजर प्रॉक्सिमिटी बिटवीन असम एंड मिथिला। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने कुछ बरगीत और अंकीय नाटक की रचना ब्रजबोली भाषा में किया था।
ओडिशा में ब्रजबोली आया था बंगाल के थ्रू। चैतन्य महाप्रभु के एक डिसिपल रामानंद राय उड़ीसा में इस भाषा का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन एक बात की, ब्रजबोली भाषा बंगाल की तरह बाकी 2 जगहों में फल फूला नहीं था। बंगाल के अंदर बहुत सारे पोएट्स ब्रजबोली भाषा में लिखते थे, वही आसाम और उड़ीसा में ब्रजबोली केवल श्रीमंतो हंकरदेव और रामानंद राय तक ही रेस्ट्रिक्ट रह गया, फर्दर ग्रो नहीं कर पाया। इस ब्रजबोली भाषा को फर्दर पॉपुलराइज किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाय हिज वर्क भानुसिंह ठाकुरेर पदावली। आर्यन द्रविडियन के अलावा भारत के अंदर एक और ग्रुप रहते हैं जिनका ईस्ट इंडिया पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। ये ग्रुप है ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप। ईस्ट इंडियन लैंग्वेजेस पर सबसे ज्यादा प्रभाव है संस्कृत का। तत्सम शब्द, शब्द रूप, धातु रूप तो आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन संस्कृत के बाद ईस्ट इंडियन लैंग्वेजेस पर अगर जिन भाषाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव है तो वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस का। प्रमुख लिंग्विस्ट सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात कही थी, अनार्य भाषार मोरागांगेर खाद दिया, आर्य भाषार धातु और शब्दरूप बोहिया चलिलो। मैप में आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस के लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब वही ऑल वेल लिविंग साइड बाय साइड, जिससे एक दूसरे में कल्चर का भारी आदान प्रदान हुआ है। ह्यूज इंडो आर्यन इन्फ्लुएंस मुंडारी लैंग्वेजेस में और ह्यूज मुंडारी इन्फ्लुएंस इंडो आर्यन खासकर बांग्ला, ओडिया और सदानिक लैंग्वेजेस में आ चुका है। इवन बंगाल और उड़ीसा का एक्चुअल नेम्स कोलिंगो और बोंगो इसका भी ट्राइबल ओरिजिन है। केवल भाषा ही नहीं, ईस्ट इंडिया के कल्चर और रिलीजन में भी एक ट्राइबल छाप देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नेशंस पर हमेशा एक यूनिटी का सवाल उठाए जाते हैं, ऐसा हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया था। ईस्ट इंडिया की बात करें तो देखा जाएगा कभी कभी ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो कभी कभी ये लोग एक ही राजा को टैक्स पे कर रहे हैं। मुगल को छोड़ भी दे तो मगधन रूल के अंदर एक समय पूरा ईस्ट इंडिया आता था। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के दौरान कुछ समय के लिए कनौज सिटी राजा धर्मपाल के कंट्रोल में था। दिन उनके बेटे देवपाल ने अपने पिता के लेगेसी को ही आगे बढ़ाया था। साथ ही साथ उन्होंने प्रागज्योतिषपुर के साथ संधि स्थापित किया था और उड़ीसा को इन्वेड किया था। उनके साम्राज्य की सीमा विंध्य पर्वत तक बताई जाती है। हालांकि खलीमपुर और मुंगेर कॉपरपेट इंस्क्रिप्शंस में देवपाल और धर्मपाल की कामयाबी को ओवर एक्सैजरेट किया गया है, इस पर हमें ध्यान देना नहीं है। हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन में एक महामेघवाहना रूलर राजा खारवेल की सारी कैंपेन वर्णित है। एट फर्स्ट उन्होंने सातवाहना किंग सतकर्णी के अगेंस्ट अपने कैंपेन शुरू किया था। देन उन्होंने रुथिकस और भोजकस नामक 2 किंगडम्स को ऑक्युपाई किया था। देन उन्होंने तामिरस के कन्फेडरेसी को डिस्ट्रॉय किया था। उनके नॉर्थ इंडिया कैंपेन को हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने मगध और अंग प्रदेश को इन्वेड करके राजा बहासतमीदा को अपने घुटने पे ले आया था। उनके रेन में कोलिंगो का टेरिटोरियल एक्सटेंड बिहार से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। एक और किंग थे गजपति राजा कपिलेंद्र देव। इन्वेशन ऑफ बंगाल सुल्तानेट से उन्होंने अपने कैंपेन का शुरुआत किया था। उस समय रेड्डी किंगडम गजपति एम्पायर को काफी परेशान कर रहा था। रेड्डीज के इतने चौड़ा होने के पीछे का कारण था उसके एलाई पावरफुल विजयनगर एम्पायर। लेकिन हुआ एक घटना। साल 1446 में राजा देवराज II के मृत्यु के बाद विजयनगर का राजा बना मल्लिकार्जुन अड़ाया, जो एक कमजोर लीडर था। इस चीज का फायदा उठा के कपिलेंद्र देव के बेटे हामवीरा देव ने रेड्डीज को हरा के राजामंडी को अपने कंट्रोल में ले लिया। देन गजपति आर्मी कृष्णा रिवर को पार करके कोंडावीडू फोर्ट को कैप्चर कर लिया। देन विजयनगर एम्पायर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के गजपति आर्मी ने उदयगिरी और चंद्रगिरी फोर्ट्स को भी कैप्चर कर लिया। कहा जाता है गजपति आर्मी ने आगे तिरुचिरापल्ली तक अपने कैंपेन को जारी रखा था। उनके फेमस तेलंगाना कैंपेन को हम कैसे भूल सकते हैं। गजपति और बिल्लामा चीफ्टेंस के कंबाइंड फोर्सेस ने बहामनी किंगडम को हरा के उनसे वरंगल, रचाकोंडा और देवराकोंडा फोर्ट्स का कंट्रोल ले लिया था। हालांकि उनके बीदर कैंपेन अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन देखा जाए तो कपिलेंद्र देव ने इंट्रोवर्ट ओडिशा को कुछ समय के लिए इंडिया के मेन स्ट्रीम जियोपॉलिटिक्स में लेकर आया था। उनके रेन में कोलिंगो का एक्सटेंड नॉर्थ में लोअर गंगा से लेकर साउथ में कावेरी तक फैला हुआ था। उनके टाइटल को देख के आप उनके अचीवमेंट्स का अंदाजा लगा सकते हो। इतना कुछ बतियाने का जरूरत इसीलिए पड़ी, बहुत से कंट्रीज में मेगालोमिनिया का कॉन्सेप्ट रहता है, तो बोलो हम क्यों अपना हक छोड़ेंगे। अरे ये तो सबको पता है। उड़ीसा के देखा देखी बंगाली लोग रथ यात्रा मनाते हैं और बंगाल के देखा देखी बिहारी लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। हो गया कॉमन। भाई रुको, बताता हूँ ना मैं आपको। बंगाली लोग काला जादू करते हैं। इट्स काइंड ऑफ ट्रू बिकॉज ये स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है यहाँ के रिलीजियस प्रैक्टिस से। बंगाल का सबसे पॉपुलर डेटी है माँ काली। माँ काली है हम बंगालीज, मोर स्पेसिफिकली इन तांत्रिक कपालिकों का गार्जियन डेटी। फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा कि बंगाल के हर गली चौराहे में आपको माँ काली के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते करते अचानक सामने आया रेड तारा और ग्रीन तारा मंत्र। ये देख के हम चौंक गए। माँ तारा तिब्बत में क्या कर रहा है? माँ तारा तो हमारा है। दशा महाविद्या का एक विद्या है तारा, जिनका एक भव्य मंदिर है तारापीठ में। बहुत भीड़ होते हैं हर रोज। झारखंड से भी लोग दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर बंगाल में तांत्रिक हिंदुइज्म का एक एपिसेंटर है।
अरे बंगाल छोड़ो, प्रभु जगन्नाथ के बाद उड़ीसा का सबसे पॉपुलर डेटी है तारातारिणी, जिनका भव्य मंदिर है गंजाम जिले में। अकॉर्डिंग टू 12th सेंचुरी एडी स्क्रिप्चर कालिका पुराण, 51 शक्तिपीठों में से 4 है तंत्रोपीठ जिनमें आता है ये मंदिर। तो तिब्बत में भी तारा, बंगाल उड़ीसा में भी तारा, बहुत बड़ी राज छुपा हुआ है दया इसके अंदर। अब इस मिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरे साथ पीछे चलना होगा। तो सो कॉल्ड नॉर्थ इंडिया का लास्ट आर्यनाइज्ड पार्ट था ईस्ट इंडिया। ये जगह पहले आर्यवर्त का हिस्सा नहीं था। अगर हम एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के सिविलाइजेशन बारबारियन डिस्टिंक्शन को देखें तो हम लोग म्लेच्छा कैटेगरी के अंदर आएंगे, बिकॉज हमारी बोलचाल संस्कृति वैदिक लोगों से अलग थी। इसीलिए नॉर्थ इंडिया के लोग हम अंगो बंगो कोलिंगो पुंड्र और सुम्ह वालों को निचले दर्जे का लोग मानता था। हमारी भाषा को पक्षियों के बोली के साथ तुलना किया जाता था। हम लोग असुर भाषी थे। इवन जो लोग यहाँ आते थे उन्हें लौटने के बाद प्रायश्चित करना पड़ता था। जैन वालों ने भी हम लोग को नहीं छोड़ा। एक जैन स्क्रिप्चर अचरंगा सूत्र में बहुत बुरी तरीके से यहाँ के लोगों को डिफेम किया गया है। मौर्यन एम्पायर के शासनकाल में ही ये इलाका आर्यवर्त के अंदर आया था और तब से ही यहाँ बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का आना शुरू हो गया था। इसके पहले यहाँ फोक डेटीज का वर्शिपिंग, मंत्र, मुद्रा, मंडला, तंत्र जैसे एसोटेरिक प्रैक्टिसेस का प्रेवलेंस था। तो नेचुरली हिंदुइज्म इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया। बुद्धिज्म की बात करें तो आपको तो पता ही है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म 2 भागों में स्प्लिट हुआ था। अब इसमें महायाना सेक्ट थे थोड़े उदारवादी। सो ग्रेजुअली महायाना बुद्धिज्म इन एसोटेरिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया। ऐसे जन्म हुआ मंत्रायना या वज्रायना या तांत्रिक बुद्धिज्म का। इस अडॉप्शन का श्रेय कुछ लोग असंगा को देते हैं, वही कुछ लोग इसका श्रेय माध्यमिका सेक्ट के फाउंडर नागार्जुन को देते हैं। ये वज्रायना सेक्ट फर्दर 2 भागों में डिवाइड हुआ था, एक कालचक्रयान और एक सहजिया। पॉइंट टू बी नोटेड, चर्यापद वाज बेस्ड ऑन सहजिया डॉक्ट्रिन। इस धर्म का एक तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ था 8th सेंचुरी एडी में ड्यूरिंग पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी वाज द ग्रेट पैट्रोनाइजर ऑफ बुद्धिज्म। विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरा, जगद्दल जैसे महाविहार पाल राजाओं का ही कीर्ति है। एलंग विद नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारे महाविहार तांत्रिक बुद्धिज्म की चर्चा का मूल केंद्र था उस समय। बाहर से लोग पढ़ने आते थे इन सब यूनिवर्सिटीज में। नालंदा इंस्क्रिप्शन के अनुसार पाल राजा देवपाल ने सुमात्रा के राजा बलपुत्र को बोधगया में एक मोनेस्ट्री खोलने के लिए 5 गांव दान में दिया था। पाल साम्राज्य के बाहर स्थित कुछ प्लेसेस जैसे पंडित बिहार, डोमडुगुड़ा एंड दिस डायमंड ट्रायंगल तांत्रिक बुद्धिज्म का अनदर सेंटर्स था। इस प्रकार का बुद्धिज्म तिब्बत में स्प्रेड हुआ था गुरु पद्मसंभवा एंड बाद में गुरु अतिश दीपंकर शिज्ञान के द्वारा। सहजिया सेक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारी अर्लीस्ट टेक्स्ट पूरी तरीके से सहजिया डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है। नाम से ही आपको पता चल रहा है इसका फिलोसॉफी। सहजिया पंथियों का ये मानना था कि इतना सब कुछ रिचुअल्स मानने की क्या जरूरत है। आप चर्यापद के इन 2 दोहाओं को नोटिस करो। काया साधना, मैथुन प्रक्रिया के माध्यम से महासुख लाभ इसका मूल आधार है। चर्यापद के बहुत से दोहाओं में मंत्रायना, तिरावेरा, वैदिक, जैन सारे पंथों को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया गया है। इस सहजिया बुद्धिज्म का मेटामॉर्फोसिस फॉर्म है वैष्णव सहजिया या तांत्रिक वैष्णविज्म। वैष्णव सहजिया पंथियों ने काया साधना, राधा कृष्ण की प्रेम तत्व और परकिया को प्राथमिकता दिया है। 12th सेंचुरी एडी से यानी बुद्धिज्म की डिक्लाइन के बाद से कवि जयदेव, विद्यापति, चंडीदास एंड लेटर चैतन्य महाप्रभु ने इस सहजिया लेगेसी को आगे बढ़ाया था। और एक सेक्ट है नाथ संप्रदाय। कहा जाता है तांत्रिक बुद्धिज्म और तांत्रिक शैविज्म के मिश्रण से नाथ संप्रदाय नामक इस योगिक सेक्ट का उत्पत्ति हुआ है। नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठाता है गुरु मात्स्येंद्र नाथ, जिनका डिसिपल है गोरखनाथ जी। कुछ लोग लुईपा और मात्स्येंद्र नाथ को एक ही व्यक्ति मानते हैं, जो 84 महासिद्धास में से एक सिद्धा थे। नाथ संप्रदाय हठ योग के प्रैक्टिशनर थे और ब्राह्मणिज्म को स्ट्रांगली अपोज करते थे। तो ढूंढ लिया हमने इन चारों भाइयों में एक कॉमन कल्चरल लिंक को। अब देखते हैं कि कैसा होता अगर ये चारों भाई मिलकर अपना एक सेपरेट कंट्री फॉर्म करता। द आंसर इज ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होने के लिए कुछ एजम्पशंस की जरूरत पड़ेगा। तो चलो जाते हैं पैरेलल यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में जाने से पहले आपको 2 चीजें समझनी होगी। एक है ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की पैटर्न और दूसरा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की पैटर्न। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी से भारत में ब्रिटिश राज का शुरुआत हुआ था। इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ बॉक्सर, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के दीवानी राइट्स हासिल कर लिया था। देन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया और मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबसर्वेंट में रखा गया। इसके बाद से ब्रिटिशर्स एक एक करके बाकी रियासतों को कब्जा करता गया और उसे अपने एम्पायर में जोड़ता गया। फ्रीडम स्ट्रगल पर नजर डाले तो पहले छोटे लेवल पर बगावत, देन अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, देन सोशल वेलफेयर लाइक ब्रेक सम टैबूज, इंटीग्रेशन ऑफ दलित्स इनटू मेन स्ट्रीम एंड एबोलिशन ऑफ एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस। अच्छा, इसी बीच सिपाही म्यूटिनी चल रहा था। इसके बाद लोगों के अंदर आया था नेशनलिज्म और यूनिटी का भावना, जिसके बाद 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। ऐसे सिनारियो में अगर 1920s 1930s में जाके ब्रिटेन ईस्ट इंडिया को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन में रखता लाइक बर्मा, तब ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पता है वंदे मातरम कब लिखा गया था?
ऐसा होने के लिए ब्रिटेन को बंगाल प्रेसिडेंसी को साल 1800 के पहले ही एक सेपरेट क्राउन कॉलोनी बनाना पड़ता, तब जाके आई थिंक ईस्ट इंडिया एक सेपरेट कंट्री बन पाता। देखो ये कम डेटा डक की है, मेरा नहीं। और वैसे भी शर्म आता है यार अगर इकोनॉमी की बात करता हूँ तो। हम लोग तो होते अफ्रीका से भी गरीब, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए लोग यहाँ से मास माइग्रेट करते लाइक ताजिकिस्तान। खाली ये जान लो ईस्ट इंडिया एक सेकुलर फेडरल कंट्री होता। हम बात करेंगे कि ये देश दुनिया को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता। आज इस दुनिया में इंडियन सिविलाइजेशन की जैसी छवि है, क्या ईस्ट इंडिया का सिमिलर कुछ होता? आंसर इज डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ल्ड्स वन ऑफ मोस्ट एंशिएंट और इन्फ्लुएंशियल कंट्री होते। यहाँ आपको बहुत से एक्सकैवेशन साइट्स मिलेंगे जो 500 BC से भी पुराना है। दुनिया के एंशिएंट सुपर पावर्स में से एक मौर्यन एम्पायर हमारा ही होता। ईस्ट इंडिया बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस कहलाता। दुनिया में बुद्धिज्म के बारे में बात करते वक्त पहले ईस्ट इंडिया का ही नाम आता। हम लोग तिब्बत और मंगोलिया के गुरु होते बिकॉज एज डिस्कस्ड अर्लियर। एक सेकेंड, आर्यभट्ट तो यहाँ से था, इसका मतलब पाई का मान, जीरो के आविष्कार के क्रेडिट भी हमारा होता। एक समय पर ओडिया मेरिनर्स ने जो साउथ ईस्ट एशिया में अपनी इन्फ्लुएंस को फैलाई थी, उसके वजह से ईस्ट इंडिया को एक कल्चरल एज मिलता। जापान और चाइना के कुछ टेम्पल्स में आज भी सिद्धम स्क्रिप्ट वाली राइटिंग वेल प्रिजर्व्ड है। मतलब इंडिया से अलग हो जाने के बाद भी हमारी ग्लोरी, इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट कुछ कम नहीं होता। हिंदुइज्म की पूरा क्रेडिट हम नहीं ले सकते बिकॉज हमारे अलावा 2 और हिंदू देश एग्जिस्ट करता, लेकिन हमारी हिंदुइज्म एक अलग तरह का होता, जैसा अभी आपको बताया तांत्रिक हिंदुइज्म। देन लॉर्ड जगन्नाथ जैसे एक अलग तरह के डेटी का प्रिविलेंस, और साथ में गौड़ीय वैष्णविज्म जिसका फ्लैग बियरर है इस्कॉन। इसके वजह से सेम हिंदू कल्चर होने के बावजूद भी ईस्ट इंडियन कल्चर काफी हद तक यूनिक और डिस्टिंग्विशेबल होता। तो ये थी एक हाइपोथेटिकल वीडियो, नो नीड फॉर सेपरेशन। ऐसा सोचना मतलब हमारे एंसेस्टर्स का ही अपमान करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।